हर देश की अपनी कोई न कोई डरावनी कहानी होती है, लेकिन जापान की ये कहानी बाकी सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ डर किसी दुश्मन देश के हमले से नहीं, बल्कि एक छोटे से जीव से जुड़ा है। वो भी एक ऐसा जीव जो आपने कई बार देखा होगा। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। और ये जीव है नेवला। यकीन मानिए, ये एक ऐसा नाम है जिसे कोई सुनना तक पसंद नहीं करता जापान में। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? वो देश जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर आता है, जहाँ के लोगों को सबसे सभ्य माना जाता है, आखिर वो लोग इस छोटे से जीव से डरते क्यों हैं? आखिर क्या छुपा है इसके पीछे? यकीन मानिए, ये पूरी कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। जापान दुनिया में अपनी टेक्निक, डिसिप्लिन एंड कल्चरल रिचनेस के लिए जाना जाता है, मगर इसके बावजूद यहाँ के लोग नेवलों को अशुभ मानते हैं। इनफैक्ट जापान में कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ इनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ये कोई पुराना अभिशाप है, या फिर जापान की कोई डरावनी लोक कथा इससे जुड़ी हुई है, या फिर इसके पीछे छुपी कोई चौंकाने वाली सच्चाई तो नहीं है जिसका दुनिया को नहीं पता है। लेकिन आज आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। जापान में नेवले से डरने की असली वजह आखिर है क्या? हिस्ट्री, साइंस, मिथ एंड सोशियोलॉजी के नजरिए से हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले बात करते हैं नेवले की। नेवला एक छोटा मगर फुर्तीला शिकारी जानवर है जो सांप से लड़ने के लिए दुनिया भर में फेमस है। इनफैक्ट इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, अगर किसी की दुश्मनी सबसे ज्यादा फेमस है तो वो सांप और नेवले की ही है। नेवला तो सांप का इतना बड़ा दुश्मन है कि भूख ना होने पर भी वो सांप का शिकार कर लेता है। भारत में इसे अक्सर सिंबल ऑफ द ब्रेवरी माना जाता है, लेकिन जापान में कहानी कुछ और है। दरअसल जापान में प्राकृतिक रूप से नेवला नहीं पाया जाता। शायद प्रकृति को पता था कि जापान नेवले के लिए नहीं बना, इसलिए उसने नेवला जापान में दिया ही नहीं। मगर इंसान कहाँ किसी की सुनते हैं। प्रकृति से बार बार लड़ने में इन्हें मजा आता है। कुछ ऐसा ही जापान के लोग भी कर बैठे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने एक ऐसा फैसला लिया जो एक नासमझी बन गया। दरअसल इस टाइम पर इन्होंने नेवलों को अपने देश में छोड़ा था, वो भी भारत जैसे देशों से मंगवाकर। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर जापान ने ऐसा फैसला क्यों लिया? भला नेवले में ऐसी क्या खासियत होती है जो जापान ने उसे दूसरे देशों से मंगवाया? एक्चुअल में जापान ने ऐसा खासकर फार्मिंग में पेस्ट कंट्रोल के लिए किया था। नेवले को जापान में पहली बार 1910 में लाया गया था, खासतौर पर ओकिनावा और अमामी आइलैंड में, ताकि वो जहरीले सांप को खत्म कर सके। क्योंकि एक टाइम पर जापान में स्नेक्स का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया था। यहाँ हाबू नाम का सांप था जिसने किसानों का जीना दुश्वार कर रखा था। ये सांप इतनी ज्यादा संख्या में थे कि बहुत सारे किसान अपना गांव और खेत छोड़कर शहरों में पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि उस वक्त ना तो सांप के जहर का कोई एंटीडोट था और ना ही इनसे बचने का कोई तरीका। इसलिए लोगों ने अपना घर बार छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा, जिसकी वजह से सरकार को लगा कि अब तो इन स्नेक्स का कुछ इलाज करना ही होगा। और फिर उनके जहन में आया स्नेक्स का प्राकृतिक शत्रु यानी नेवला। मगर जैसा कि हमने अभी बताया, नेवला प्राकृतिक रूप से जापान में मिलता ही नहीं है, इसलिए बाहर से नेवले को मंगवाया गया। शुरुआत में तो सबको लग रहा था कि वाह क्या आइडिया है, ये आइडिया जरूर कारगर होगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने जापान की स्थिति और लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि नेवला जापान में एनवायरमेंटल डिजास्टर का कारण बन गया और इतना विनाशकारी साबित हुआ जितना सांप भी नहीं था। जैसा कि हमने बताया कि नेवला एक बहुत क्लेवर एंड एग्रेसिव प्रीडेटर है और ऊपर से वो लगभग सब कुछ ही खाता है, यानी कि न केवल सांप बल्कि अंडे, मैमल्स, लिजर्ड्स और यहाँ तक कि खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। जापान में जाकर भी उसने कुछ ऐसा ही किया, इसलिए तो वहाँ की कहानी कुछ और ही बन गई। जापान में जाकर भी नेवला अपनी ये आदत तो छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने वहाँ पर पक्षियों के अंडे, स्मॉल मैमल्स, लिजर्ड्स और यहाँ तक कि खेतों को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसने उन प्रजातियों को भी मारना शुरू कर दिया जो पहले से ही जापान में दुर्लभ थी, जिसमें विशेष रूप से ओकिनावा रेल नाम की एक रेयर बर्ड फेमस है।
ये बहुत ही कम संख्या में जापान में मिलती थी, मगर नेवले की वजह से ये एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच गई। जापान के लोगों के लिए ये एक चेतावनी थी कि एक विदेशी जानवर उनके बैलेंस्ड नेचुरल मैकेनिज्म को खत्म कर सकता है। मगर अब तो जापान के लोग गलती कर ही चुके थे। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि अब इस गलती को कैसे सुधारें। हर किसी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर अब नेवले से कैसे बचें। यही नहीं, जब लोगों ने देखा कि नेवला केवल सांप ही नहीं बल्कि किसी भी छोटे जीव को बेरहमी से मार सकता है, तो उनके मन में डर बैठने लगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने नेवले को अपशगुन तक मानना शुरू कर दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जहां भी नेवला दिखता था ऐसा माना जाता था कि बुरी किस्मत, संतुलन का बिगड़ना या नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। यही नहीं, नेवले को लेकर जापान में लोक कथाएं तक बननी शुरू हो गई थी, जिनमें नेवले को एक शैतानी जानवर या प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने वाला बताया जाने लगा। जापानीज कल्चर में योकाई एंड इताची तक से नेवले को जोड़ा जाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ओकाई एंड इताची क्या होता है। दरअसल जापान एक ऐसा देश है जो तकनीक में जितना आगे है उतनी ही गहराई से अपनी लोक कथाओं, रहस्यमयी आत्माओं और अजीबोगरीब प्राणियों की दुनिया से जुड़ा है, जिन्हें कहा जाता है योकाई। अगर योकाई की बात की जाए तो ये कोई एक तरह की चीज नहीं है, बल्कि ये आत्माएं भी हो सकती हैं, मैजिकल बीस्ट भी, और कभी कभी तो ये पौधों से निकले बिजार क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, और कभी इंसानों को कंफ्यूज कर देने वाले, रूप बदलने वाले दुष्ट भी। जापान में ऐसा माना जाता है कि योकाई दिखने में तो नेवले जैसा है, बट उस पर विश्वास करना मतलब खुद को डर के हवाले कर देना है। इसके अलावा अगर इताची की बात करें तो जापानी भाषा में नेवले को ही कहते हैं इताची, लेकिन लोक कथाओं में ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक रहस्यमय प्राणी है जो रात के अंधेरे में अकेले चल रहे इंसान का पीछा करता है और अगर मौका मिल जाए तो हमला भी कर सकता है। कुछ कहानियों में इसे ओकोरी इताची कहा गया है, यानी पीछे करने वाला नेवला। ये कभी कभी एक रक्षक की तरह भी व्यवहार करता है, लेकिन अगर आप ठोकर खा गए या डर गए तो समझो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ कहानियों में ऐसे नेवले जैसे जीव होते हैं जो रूप बदलकर इंसानों को धोखा देते हैं, कभी भूत बनकर, कभी प्यारा जानवर बनकर आपके करीब आते हैं और फिर आपकी किस्मत बदल देते हैं। अब सोच लीजिए, जब एक ऐसा शिकारी जानवर जो असल जिंदगी में भी चालाक और आक्रामक है, जापानी धरती पर तबाही मचा देता है और फिर उस पर पहले से मौजूद डरावनी कहानियां जुड़ जाती हैं, तो लोगों का उसे देखकर क्या हाल होता होगा। यानी धीरे धीरे नेवला एक जीव से ज्यादा डर का, तबाही का और अनहोनी का प्रतीक बन गया। और फिर जापान की सरकार हरकत में आ गई, जिसकी वजह से 1980 के दशक के बाद जापान सरकार ने नेवले को इन्वेसिव स्पीशीज यानी आक्रामक विदेशी प्रजाति घोषित कर दिया। इसके तहत कुछ इलाकों पर नेवलों को पकड़कर हटाया गया, नेवलों की संख्या पर निगरानी रखी गई, जैव विविधता की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया। लेकिन तब तक मानव मन में नेवले का डर घर कर चुका था, जो आसानी से निकलने वाला नहीं था। पर सवाल ये है कि क्या वास्तव में नेवला केवल एक इन्वेसिव स्पीशीज था या फिर इसका अंधविश्वास से भी कोई लेना देना था? तो चलिए इस साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन को समझते हैं। विज्ञान कहता है कि नेवला केवल एक शिकारी है, ना तो ये शापित है और ना ही कोई देवी प्राणी। लेकिन जब कोई प्रजाति हमारे नेचुरल एंड सोशल मैकेनिज्म को खतरे में डालती है तो इंसान उसे साइन बना लेता है, और वो साइन होता है डर और नफरत का। नेवले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यही वजह है कि जापान के लोग नेवले से इतना ज्यादा डरने लगे थे। मगर अब सवाल उठता है कि क्या जापान के लोग नेवले से आज भी डरते हैं? आज के यूथ एंड अर्बन सोसाइटी में इतना विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ रूरल एरियाज में नेवले को अभी भी अपशगुन माना जाता है। इनफैक्ट कुछ मंदिरों में इसे रिस्ट्रिक्टेड क्रिएचर माना जाता है, कुछ लोक कथाओं में इसे बुरे समय का संकेत माना जाता है। यही नहीं, गांव में आज भी बच्चों को कहा जाता है कि अगर नेवला दिखे तो घर आ जाओ। अब आप समझ गए होंगे कि जापान के लोग नेवले से क्यों डरते हैं। ये केवल एक जानवर से डर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गलती की याद है जो प्रकृति की छेड़छाड़ का नतीजा है। दोस्तों, तो ये थी कहानी नेवले की, जिससे जापान जैसे विकसित देश के लोग भी इतना ज्यादा डरते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।